एक व्यक्ति अपनी पत्नी का खून करता है। खून करने के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाता है और खुद ही गुनाह कबूल कर सरेंडर हो जाता है। बावजूद इसके आरोपी निर्दोष बरी होता है। ऐसा कैसे हुआ कि गुनाह कबूल करने के बाद भी आरोपी बाइज्जत बरी कैसे हो सकता है? तो हम आपको बताते हैं कि यह कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी गई और आरोपी को कैसे बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। नमस्कार, मैं अमित वांद्रे, आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुनाह कबूल करने के बाद भी आरोपी बाइज्जत बरी कैसे होता है। तो यह समझने से पहले आपको घटना समझनी होगी। ये घटना 4 जून 2022 की नागपुर के लकड़गंज थाने के अंतर्गत आने वाले ढिवरापुरा की है, जहां 4 जून 2022 की सुबह 6:30 बजे आरोपी रामदास बोरीकर का अपने पत्नी से झगड़ा होता है और इसी झगड़े में रामदास बोरीकर अपनी पत्नी पर चाकू से वार करता है और इस हमले में पत्नी छाया बोरीकर की मृत्यु हो जाती है। हत्या के बाद आरोपी खुद ही लकड़गंज पुलिस स्टेशन जाता है और खुद सरेंडर होकर अपना गुनाह कबूल करता है। ऐसा पुलिस के रिपोर्ट में दायर होता है। आरोपी रामदास बोरीकर और उसकी पत्नी 5 सालों से अलग अलग रहते थे। अपने छोटे बेटी के शादी का कार्ड लेकर छाया बोरीकर रामदास बोरीकर के झोपड़ी में जाती है, जहां दोनों का विवाद होता है और इस विवाद में छाया बोरीकर की हत्या हो जाती है। ऐसी जानकारी पुलिस उस समय देती है। तक्रारदार सतीश बोरीकर यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की त्याचे वडील मागील 5 वर्षापासून 2017 पासून हे वेगळे राहायचे कौटुंबिक वादामुळे आणि त्याचं स्वतःचं लग्न होतं। त्याच्या लग्नाचं आमंत्रण देण्याकरता, त्या लग्नाला येण्याकरता, बोलावण्याकरता त्याची आई आज सकाळी 6:30 वाजताच्या दरम्यान वडिलांना बोलावण्याकरता गेली असता कौटुंबिक वाद उफाळून येऊन त्याच्या वडिलांनी त्याच्या आईची चाकूने गळ्यावर, पोटावर व शरीरावर इतरत्र वार करून हत्या केली आहे। अशा तक्रारीवरून 302 चा गुन्हा दाखल करून तपासात घेतला आहे। आरोपी नामे रामदास बोरीकर हे आमच्या ताब्यात आहे। पुढील तपास सुरू आहे। इस मामले में लकड़गंज थाने के पीएसआई जितेशारी आलावरी कोर्ट में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दायर करते हैं। आरोप पत्र में पुलिस 2 चश्मदीद गवाहों के अलावा 11 गवाहों के बयान दर्ज करती है। मामला सेशन कोर्ट में चलता है। सरकार के तरफ से आरोपी के खिलाफ जमकर आर्गुमेंट होता है, लेकिन आरोपी की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत कावले और अधिवक्ता प्रमोद पात्रिकर बचाव करते हैं और संपूर्ण गवाह से जब सवाल जवाब, जिसे कानूनी भाषा में क्रॉस क्वेश्चनिंग कहा जाता है, करते हैं, तब बचाव पक्ष के वकील पूछते हैं कि मृतक जब आरोपी रामदास बोरीकर के घर गई तब उसके गले में सोने का मंगलसूत्र था और पुलिस जांच के दौरान वह मंगलसूत्र जब्त नहीं किया गया। तो यह शक पैदा होता है कि आरोपी के घर में जाने के पहले ही किसी अज्ञात चोरों ने मृतक पर हमला कर सोने का मंगलसूत्र चुरा ले गए और इस हमले में मृतक की मौत हो गई। वही आरोपी ने जब पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया तब पुलिस ने गुनाह दायर नहीं किया। मृतक के शरीर पर चाकू, ईंट और पत्थर के घाव थे। वही चाकू के 62 घाव होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी गई थी, जिस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि 62 घाव और 3 वेपन से एक व्यक्ति हमला करे, इस पर भी संदेह पैदा होता है। इसी आधार पर आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और आरोपी को 2.5 साल जेल काटने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये केस में ऐसा था कि ये केस में मर्डर होने के बाद में उन्होंने अपने पत्नी का जो मर्डर किया, तो ये होने के बाद उनके घर में ही पत्नी का मर्डर उन्होंने किया था, ऐसा उन पे आरोप था। और ये होने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन में गए तो उन्होंने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, अपना जुल्म कबूल किया था। लेकिन इस जुल्म को कबूल करने के बाद भी इसके आधार पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये पुलिस ने दाखिल नहीं किया और हालांकि आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया था। और इसके बाद उनके लड़के ने आकर जब ये केस की क्या बोलते हैं रिपोर्ट दी, तब तक ये आरोपी पुलिस के कस्टडी में था। यानी इसके आधार पर एक शक की बुनियाद पैदा होती है कि इतने जब तक क्या बोलते ये गुनाह आरोपी ने दिए हुए रिपोर्ट पे गुनाह न दाखिल करते हुए दूसरे की राह देखते हुए आरोपी को कस्टडी में आपने रखा, यानी गुनाह दाखिल होने के पहले ही आरोपी कस्टडी में था, यानी एक बहुत बड़ी शक की बुनियाद है। दूसरी बुनियाद ऐसी थी कि ये जो
उपरोक्त क्या बोलते मुकदमा था, तो ये मुकदमा एक तो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य पुरावा जिसे हम कहते हैं, और दूसरा दो चश्मदीद गवाहों के क्या बोलते दो चश्मदीद गवाहों पे आधारित था। इन चश्मदीद गवाहों ने ये आरोपी के खिलाफ पूरी गवाह न्यायालय में दी हुई थी। और दूसरी बात, आरोपी ये खुद सरेंडर हुआ था। जब वो पुलिस स्टेशन गया तो उसके कपड़ों पे खून के दाग भी नज़र आए थे, लेकिन ये खून के दाग का शर्ट तुरंत पुलिस ने जब्ती न करते हुए उसे सिर्फ पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा और उसकी अरेस्ट ये रात को दिखाई, जबकि सुबह 6:30 से लेके तो रात के 9 बजे तक आरोपी पुलिस कस्टडी में था। इससे ये साबित होता है कि गुनाह करने वाले कोई और थे और आरोपी को ये केस में फंसा गया। दूसरी बात, ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे आधारित है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ पे ये केस बेस्ड होता है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो आरोपी के फेवर में जाती है और दूसरी सरकार के फेवर में जाती है, और ये समांतर रेखा पे स्थित ये ऐसा मुकदमा था। तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसे इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो कई कानून है, गणेश भगवान पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट जो 1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल में हमने जो था तो हमने वो कोर्ट में रेफ़र किया था, दिखाया था, जिसमें हेल्ड किया है कि वेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, द पॉसिबिलिटी दैट फेवर्स द एक्यूज्ड हैज़ टू बी प्रेफर्ड, और इस आधार पे यह आरोपी की मुक्तता की गई। दूसरी बात ये कि ऐसे मुकदमे में जहां आरोपी के पत्नी की मृत्यु उसके घर में होती है, तो आरोपी पे बर्डन आता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, और बर्डन ऑफ प्रूफ ये और मुकदमों में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ऐसे मुकदमों में ये बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा आरोपी के कंधे पर होता है। तो हमने डिफेंस में ये लाया था कि मृतका ने अपने गले में सोने का मंगलसूत्र पहना हुआ था, वो आरोपी के घर में आई और उस वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया, लुटेरों ने हमला किया, और ये मंगलसूत्र छीनते वक्त उस पर हमले की वजह से इसकी मौत हो गई। और आरोपी जब अपने घर में आया तो उसने क्या बोलते हैं पूरे खून से लथपथ पाया था, और उसने जब देखा कि ये खून से लथपथ है तो उसने देखा कि इसको क्या हुआ है, तो उस दौरान उसके कपड़ों पे क्या बोलते हैं ये खून के दाग आए। और ये एक्सप्लेनेशन हमने आरोपी के बयान में जो उसने कोर्ट में दिया था ये नज़र में रखा, और ये देखते हुए माननीय न्यायालय ने कोर्ट की मुक्तता की, जिसमें सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी कोशिश की है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गवाही पेश की है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट ये जो कानून है इसके तहत ये आरोपी को बाइज्जत न्यायालय ने ये सब देखते हुए बरी किया है। सरकार के तरफ से जब ये दलील दी गई होगी कि जो आरोपी है वो खुद पुलिस स्टेशन में गया और उन्होंने जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लिया, बावजूद इसके बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, किस तरह से आपने फिर वो जो दलील उनको टैकल की उनकी दलील? नहीं, इसमें ऐसा है कि सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की दखल पात्र गुने की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मिलती है तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर पे ये क्या बोलते जिम्मेदारी होती है कि उसने तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। सरकार उस तरह से पुलिस पक्ष की ओर से ये बताया गया था कि वो 6 बजे ही आरोपी पुलिस स्टेशन गया था। अगर वो अपना जुल्म कबूल करता है तो ये खून यानी मर्डर केस होने की वजह से कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, दखल पात्र गुनाह होता है। यह दखल पात्र गुनाह पुलिस ने तुरंत क्या बोलते गुनाह दाखिल नहीं किया, इसके आधार पे एक बहुत बड़ा शक निर्माण होता है और 3 घंटे 4 घंटे का वक्त जाने के बाद ने यह गुनाह दाखिल किया। यानी इसका मतलब आरोपी का इन्वॉल्वमेंट या आरोपी की जो क्या बोलते आरोपी का इन्वॉल्वमेंट जो है ये केस में शक पैदा करता है और इसलिए इनकी दलील को नकारते हुए इस ग्राउंड पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जो गणेश भगवान पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 51 सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और वो आज भी एक बहुत माना हुआ कानून माना जाता है और आज भी कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको रेफर करते हैं। तो ये दखल पात्र गुनाह देरी से दाखिल करना ये एक सबसे बड़ी क्या बोलते हैं जो सबसे बड़ा जो बड़ा या इसमें विलम्ब जो आया हुआ है ये विलम्ब ये केस को क्या बोलते बरी करने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया और बेनिफिट ऑफ डाउट इसके आरोपी को दिया गया है। गवाहदार थे
वो गवाहदारों ने क्रॉस के वक्त मान्य किया था कि जो मृतक थी वो गले में मंगलसूत्र पहनी हुई थी, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पे आई तो वहाँ पे मंगलसूत्र नहीं था और वो गायब था। ऐसा पुलिस वालों ने भी मान्य किया था। वो दलील को कोर्ट ने पूरा मान्य किया कि ये जो हमला हुआ है वो मंगलसूत्र छीनने के लिए हुआ है और वो संशय के आधार पे आरोपी को कोर्ट ने बरी किया है। आईओ से लेकर जो गवाहदार थे, जिन्होंने पुलिस ने जो बयान जिनके लिए होंगे, उसमें उन्होंने क्लियर कहा होगा कि इस व्यक्ति ने जो है मर्डर किया, तो उनके क्या बयान थे, उसको इस तरह से आपने काउंटर किया? उनको जो सवाल पूछे गए, यानी पर्टिकुलर वो घटनास्थल पे जब गए तो घटनास्थल की परिस्थिति क्या थी, और उनका जो उन्होंने जवाब दिया कि मंगलसूत्र वगैरह उसके शरीर पे नहीं था, तो इसका मतलब यानी वो मंगलसूत्र छीनने के लिए हमला हुआ है और किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला करके जख्मी किया है मृतक को। इसलिए कोर्ट ने शक के आधार पे आरोपी को पूरा बरी किया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद आके सरेंडर हो गया, तो ये स्टोरी पुलिस की तरफ से गलत बताई गई? नहीं, कोर्ट की जो भी स्टोरी थी, लेकिन कोर्ट के सामने जो गवाह मुद्दे आए वो मुद्दों के आधार पर कोर्ट ने पूरा जजमेंट दिया है कि आरोपी शक के घेरे में आता है। इसने अपराध किया या नहीं किया वो गवाह के पूरे ये जो कहा है उनके कहने के आधार पर पूरा निकाला जाता है, और उसके आधार पर क्रॉस के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। आरोपी कितने दिन कितने दिन जेल में रहा? आरोपी अंदाजन 2.5 साल जेल में था। 2.5 साल, मतलब जब से घटना हुई तब से लेकर अब तक वो जेल में था? जेल में था। अभी रिहाई हो गई? अभी पूरी बरी हो गया, निर्दोष बरी हो गया।